नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की क्लास का टॉपिक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, इस टॉपिक का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। खासकर JPSC का बात करें तो JPSC PT में यहाँ टोटल 12 क्वेश्चन आता है। CNT और SPT से, दोनों एक्ट से 12 क्वेश्चन आता है, यानी कि 24 नंबर का। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एक और हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इन दोनों का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यह बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने में। तो आज की क्लास में इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप पूरे क्लास को देखिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आप सबको बहुत ईजी और बहुत सिंपल लगेगा पढ़ने में। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इससे पहले मेरा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है वो सीरीज चलता रहेगा। आप सब नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वह जो सीरीज चल रहा है अभी चलेगा 21 दिन तक। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और इधर मैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का क्लास भी लूँगी। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। CNT एक्ट 1908, जैसा नाम से ही लग रहा है 1908, यानी यह लागू कब हुआ था तो 1908 ईस्वी में। ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, कुछ पॉइंट है इसमें, देख लीजिएगा। इसका नाम है CNT एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को यह लागू हुआ। और कहाँ लागू हुआ तो झारखंड के 4 प्रमंडल में। झारखंड के मैप में आप देखेंगे तो टोटल 5 प्रमंडल है। एक संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान, जिसमें से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ना, यह 4 प्रमंडल में लागू है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ और यह झारखंड के 4 प्रमंडल में और 18 जिलों में लागू है। 18 जिला कैसे देखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर का 7 जिला, दक्षिणी छोटा नागपुर का 5 जिला, पलामू का 3 जिला और कोल्हान का 3 जिला। टोटल बोले तो 18 जिला में। तो CNT एक्ट झारखंड के 18 जिलों में लागू है, 18 जिलों में लागू है और 4 प्रमंडल में लागू है। यह कब से लागू हुआ तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी, यानी 11/11/1908। अब आगे देखिए, कुछ और पॉइंट है इसमें। संथाल परगना को छोड़कर झारखंड के सभी प्रमंडल में यह लागू है। CNT एक्ट 18 जिले और 4 प्रमंडल में लागू है। CNT एक्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। अब आगे देखिएगा, इसमें 19 अध्याय है, 2 अनुसूची है और 271 धारा है। अब आपको लगता होगा ये अध्याय क्या है, अनुसूची क्या है और धारा क्या है। मान लीजिए एक बुक है तो बुक में क्या रहता है, सेक्शन रहता है, सेक्शन A, सेक्शन B, ग्रुप A, ग्रुप B रहता है ना। तो यहाँ भी आप मान लेंगे कि मानिए 2 सेक्शन है, एक बुक है CNT एक्ट का, ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B ऐसा मानेंगे। और मानने के बाद क्या देखेंगे कि जो सेक्शन A, सेक्शन B है, इसको अनुसूची कहें, इसी को हम लोग खंड कह रहे हैं। आगे अध्याय, कितना चैप्टर है तो टोटल CNT एक्ट में 19 चैप्टर है। ठीक है, कितना चैप्टर है, 19 चैप्टर है टोटल CNT एक्ट में। और धारा को हम लोग कह देंगे यहाँ पेज नंबर। ये सब याद करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। आप याद रखेंगे कि CNT एक्ट में 2 अनुसूची है, 19 अध्याय है और 271 धारा है। याद करने के लिए सिंपल याद कीजिएगा कि 19 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर कितना है 19 और उसके अंदर कितना पेज नंबर है 271 पेज नंबर, कितना 271 पेज नंबर, 271 पेज नंबर और 19 चैप्टर। जैसे बुक रहता है ना, बुक में बहुत सारे चैप्टर रहते हैं, सेक्शन रहते हैं, फिर पेज नंबर रहता है। उसी तरह CNT एक्ट नामक एक बुक है जिसमें टोटल 19 चैप्टर है और 271 पेज है। कितना पेज है तो 271 पेज है और 19 चैप्टर है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर में क्या लिखा हुआ है और प्रत्येक पेज नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो पहले एक बार हम लोग शॉर्ट में सारे चैप्टर का नाम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल से प्रत्येक पेज नंबर पर बात करेंगे, यानी कि प्रत्येक धारा पे बात करेंगे। आगे देखिए, इसी को अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि CNT एक्ट में 2 अनुसूची यानी 2 खंड है, 19
अध्याय यानी 19 चैप्टर है और कितना धारा है, तो कितना पेज नंबर बोले तो 271। याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि 19 चैप्टर है, 271 पेज नंबर है। CNT एक्ट नामक एक बुक है जिसमें 19 अध्याय है और धारा कितना है, 271 धारा है। अच्छा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यह एक भूमि संबंधी कानून है जिस पर अभी हम लोग आगे बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो यह 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ, 11/11/1908। CNT में अभी तक 26 बार संशोधन हुआ है। कितना बार? 26 बार संशोधन हो चुका है। प्रारंभ में जो CNT था ना, केवल SC पर लागू किया गया था, केवल अनुसूचित जाति पर, लेकिन बाद में यह OBC और SC ST पर भी लागू हो गया। प्रारंभ में केवल SC पर लागू था, परंतु बाद में SC और OBC पर लागू हुआ तथा 1962 में यह SC ST और OBC पर लागू हो गया। ठीक है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में टोटल 26 बार संशोधन हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है? तो एक भूमि संबंधी कानून है। क्या है? भूमि संबंधी कानून है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों के जमीन संबंधी इसमें कानून है, भूमि संबंधी कानून है, इसे आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यह 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ और हम लोग याद क्या रखे हैं कि इस पूरे बुक में 19 चैप्टर है, 19 अध्याय है और कितना पेज नंबर है? तो 271 पेज नंबर है। कितने बार संशोधन हुआ है CNT में? तो टोटल 26 बार। ठीक है, शुरुआत में यह केवल SC पर लागू था, बाद में OBC पर लागू हो गया और 1962 में यह ST SC और OBC पर लागू हो गया। अब आगे देखिए, इतना मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। जब यह लागू हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, इसमें जो कुछ पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल आ जाता है। फिर धारा से, चैप्टर से तो क्वेश्चन रहता ही है, लेकिन इधर से भी रहता है, तो पहले इंट्रो को समझना बहुत जरूरी है। तो भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कौन थे भारत के वायसराय? तो आप याद रखेंगे कि जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो जॉन H हॉफमैन ने। ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? जॉन H हॉफमैन ने। ठीक है, और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो जॉन H हॉफमैन। आगे क्या देखना है कि भारत के वायसराय इस समय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? तो जॉन H हॉफमैन ने। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ। झारखंड के 4 प्रमंडल में लागू हुआ, टोटल 18 जिलों में लागू हुआ। और CNT शुरुआत में किसके लिए था? तो केवल SC के लिए था, उसके बाद OBC के लिए आया और 1962 में यह ST पर भी लागू हो गया। जिस समय यह लागू हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? जॉन H हॉफमैन ने। इस पूरे, मान लीजिए कि हम लोग समझेंगे कि एक बुक है CNT, तो इसमें कितना चैप्टर है? तो 19 चैप्टर है और 271 पेज नंबर है, यानी कि 271 धारा है और 19 अध्याय है। और कितना अनुसूची है? तो 2 अनुसूची है। अब आगे देखिए, क्या कारण था, किस कारण के परिणाम स्वरूप ये आया? तो मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप CNT एक्ट आया। आगे देखिए, CNT एक्ट को आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, पहले ही बता चुके हैं। आगे 1-2 पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी को इस अधिनियम को मंजूरी दी तथा कलकत्ता गजट में 11 नवंबर 1908 को इसका प्रकाशन किया गया और इसी दिन से यह प्रभावी हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी को इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी। मंजूरी कब मिली थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 29 अक्टूबर 1908। और यह प्रकाशित कब किया गया? तो कलकत्ता गजट में इसका प्रकाशन हुआ 11 नवंबर 1908 को और इसी दिन यह लागू भी हो गया। आगे देखना है कि CNT में अब तक 26 बार संशोधन हो चुका है। 1938 में संशोधन हुआ था पहली बार, फिर 1947 में, फिर 1969 में, फिर 1996 में। कई बार संशोधन हुए हैं, 26 बार संशोधन हुआ। आप देखिएगा तो एग्जैक्ट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 1938, 1997, 1947, 1969 और 1996। ठीक है, 1938, 1947, 1969 और 1996
26 बार संशोधन हुआ है। कुछ इम्पॉर्टेंट का बात करें तो 38, 47 वाला, 69 वाला और 96 वाला इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, CNT एक्ट 1908 तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ई लिस्टर का था। और ई लिस्टर कौन थे? तो रांची के न्यायिक उपायुक्त थे। ठीक है, CNT एक्ट का जो मतलब कि कह सकते हैं जो ब्लूप्रिंट तैयार करवाया, किसने, कौन तैयार किया ब्लूप्रिंट? तो जॉन एच हॉफमैन ने। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई इसे तैयार करने में? तो ई लिस्टर ने, जो रांची के न्यायिक उपायुक्त थे। ठीक है, और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो अभी आप सबको बता चुके हैं कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब आगे देखिए, और भारत सचिव कौन थे? तो मार्ले, लॉर्ड मार्ले। आप लोग को पता होगा 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार से, वहीं से याद रखना है। अब आगे देखिए, CNT एक्ट 1908 तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ई लिस्टर का था, जो रांची के न्यायिक उपायुक्त थे। अब CNT एक्ट की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। भूमि अधिकार का निर्धारण, ठीक है, भूमि अधिकार का यह निर्धारण करेगा CNT एक्ट। दूसरा, लगान का निर्धारण इसके तहत किया गया। भूमि अधिकार का निर्धारण किया गया, लगान का निर्धारण किया गया और कृषक जमींदार तनाव को कम किया गया। ठीक है, CNT एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है? तो भूमि अधिकार का निर्धारण हुआ इसके द्वारा, लगान का निर्धारण हुआ और कृषक जमींदार तनाव को कम किया गया। आप सबको पहले से ही पता है कि CNT एक्ट जो है क्या है? तो एक भूमि संबंधी कानून है, या आदिवासियों का जमीन संबंधित एक कानून है। इसे आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके द्वारा क्या हुआ? तो भूमि अधिकार का निर्धारण किया गया, लगान का निर्धारण किया गया और कृषक जमींदार के बीच तनाव की जो स्थिति थी विद्रोहों के समय, उस तनावपूर्ण स्थिति को कम किया गया। ठीक है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड के 18 जिलों में लागू है, 4 परमंडल में लागू है। कौन कौन सा? तो संथाल परगना को छोड़कर बाकी चारों परमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू में। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ। सबसे अधिक भूमिका ई लिस्टर ने निभाई। यह भूमि संबंधी कानून है, 26 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, और यह झारखंड के 18 जिलों में लागू है, आदिवासियों का सुरक्षा कवच है। यहाँ तक याद हो गया होगा। कितना धारा है? तो 271 धारा, मतलब आप याद कीजिएगा पेज नंबर कितना है? 271। कितना चैप्टर है? तो टोटल 19 चैप्टर है। कितना अनुसूची है? तो 2 अनुसूची है। 2 अनुसूची है, 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। अब आगे देखिएगा कि CNT एक्ट 1908 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस अनुसूची में? तो 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार आपको पता होगा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में ही शामिल है। तो भूमि सुधार का ही CNT एक्ट भी एक कानून है, तो CNT एक्ट भी कहाँ रहेगा? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक चैप्टर को, एक शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक चैप्टर पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी देखने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में है प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। यानी इसका नाम क्या है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसका प्रसार कहाँ कहाँ है? तो यह झारखंड के 4 परमंडल और 18 जिलों में लागू है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह भूमि इसकी विशेषता क्या क्या है? तो आप अभी अब विशेषता देख चुके हैं कि यह लगान का निर्धारण करता है, और इसके अलावा यह भूमि अधिकार का निर्धारण करता है और कृषक जमींदार के तनाव को कम करता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता है। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो इसके बारे में चैप्टर 1 में लिखा हुआ है। तो इसका जो नाम है, कभी भी हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर किसी भी चीज़ का, तो पहले इंट्रो ही रहता है। बुक ही ले आइएगा, कोई भी बुक, तो पहला चैप्टर में क्या रहता है? इंट्रो रहता है, सिंपल है। तो यहाँ भी पहला चैप्टर में इंट्रो है। किसका इंट्रो है? तो CNT एक्ट का। तो इसका नाम, प्रसार, विशेषता, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, CNT एक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है। इसके अंदर कितना धाराएं हैं? तो 1 से 3। अब आप इतना धारा कहेंगे तो याद नहीं होगा, तो सिंपल कहिएगा कि चैप्टर 1 में कितना पेज नंबर है? 1 2 3 3 पेज नंबर इसके अंदर आता है, 1 2 3। ठीक है, तो अध्याय 1 में कितना पेज नंबर? 3, यानी कितना पेज नंबर, कितना धारा हो जाएगा? 3। 1 2 3। इसका नाम क्या है? तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का, नाम, प्रसार, विशेषता। एकदम इजी वे में याद हो जाएगा। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े कि प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। हम लोग डिटेल से बात करेंगे अगले क्लास में। और कितने धाराएं हैं इसके अंदर? तो 1 से 3 तक धारा, 1 2 3।
दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो चैप्टर है इसमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में बताया गया, काश्तकारों के वर्ग। ठीक है, काश्तकार कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन, इसके बारे में बताया गया है। तो अभी हम लोग केवल एक को शॉर्ट में देख रहे हैं, बाकी कल से बात करेंगे डिटेल में। तो आज केवल पढ़ेंगे कि अध्याय 2 में क्या है, तो काश्तकारों के वर्ग। देखिए, कभी भी डायरेक्ट पढ़ने का कोशिश ना करें, सबसे पहले चैप्टर को देख लीजिए कि किस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद डिटेल से पढ़िए। पहले प्रत्येक चैप्टर के नाम को याद रखिए, धारा को याद कीजिए, फिर जाइए कि किस धारे में क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग चैप्टर 1 में कितना धारा है, तो 3, 1, 2 और 3, 1 से 3 धारा किस चैप्टर में, चैप्टर 1 में। और चैप्टर 1 में क्या रहता है, इंट्रो रहता है। तो पहले इसका नाम, प्रसार और विशेषता है। आगे चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 में 4 है, 4 से 8। ठीक है, 4 से 8 कितना धारा है चैप्टर 2 में, 4 से 8। आप याद रखिएगा पेज नंबर कितना है, 4 से 8। तो चैप्टर 2 में कितना पेज नंबर, 4 से 8। पहला चैप्टर 1 में कितना पेज नंबर, 1 से 3। चैप्टर 1 में कितना पेज नंबर, 1 से 3। चैप्टर 2 में कितना पेज नंबर, 4 से 8। चैप्टर 1 क्या है, तो प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। और चैप्टर 2 क्या है, तो काश्तकारों के वर्ग, काश्तकार के बारे में बताया गया, काश्तकारों के वर्ग। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 बहुत ईजी है। चैप्टर 3 बताया गया है 9 से 15 धारा इसके अंदर है, 9 से 15। पहला 1 से 3, दूसरा 4 से 8 और 9 से 15। ठीक है, 1 से 3, 4 से 8, 9 से 15। तो पहला वाला में 1 से 3 में क्या था, प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। दूसरा वाला में 4 से 8 में क्या है, काश्तकारों के वर्ग। और तीसरा वाला में 9 से 15, इसका नाम है भूधारक। ठीक है, भूधारक के बारे में बताया गया कहाँ, तो चैप्टर 3 में। अब रैयत का टाइप आप लोग पढ़े होंगे 3, अधिभोगी, अनाधिभोगी, खूट कटी रैयत है ना। तो अभी आगे हम लोग वही सब पर बात करेंगे। ये अधिभोगी, अनाधिभोगी और खूट कटी क्या होते हैं, हम लोग बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं अगले क्लास में। आज केवल आप लोग सब नाम देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत याद हो जाए, बाकी जब पढ़ेंगे डिटेल से तो अपने आप सब याद हो जाएगा। ठीक है, आज केवल आपको इंट्रो याद कर लेना है जो हम शुरुआत में बताए हैं। चैप्टर 1 1 से 3 धारा, प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। चैप्टर 2 4 से 8, इसमें क्या है, काश्तकारों के वर्ग। चैप्टर 3 में क्या है, 9 से 15, भूधारक, भूधारक के बारे में बताया गया है। अब चैप्टर 4 है अधिभोगी रैयत। चैप्टर 5 है खूट कट्टी रैयत। और चैप्टर 6 है अनाधिभोगी रैयत। अधिभोगी, खूट कट्टी और अनाधिभोगी रैयत। ठीक है, जिसे संपूर्ण अधिकार, सब कुछ अधिकार मतलब कि मिलता है, उसी को कहते हैं अधिभोगी। जिनको अपने खूट, अपनी वंश की तरफ से अधिकार मिलता है जमीन में, उसको कहते हैं खूट कटी रैयत। और जिनको सब कुछ अधिकार नहीं मिलता है, वो टाइम पर लगान नहीं देते हैं, उनको अनाधिभोगी रैयत की श्रेणी में रखा जाता है। आज शॉर्ट में है, बाकी कल से हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो अधिभोगी रैयत आता है किस में, तो 4 में, 5 में आता है खूट कटी रैयत और 6 में आता है अनाधिभोगी रैयत। तो 3 तो एकदम सिंपल है कि अधिभोगी, खूट कट्टी, अनाधिभोगी। अधिभोगी, खूट कट्टी, फिर अनाधिभोगी। अधिभोगी, खूट कट्टी और अनाधिभोगी। ठीक है, भूधारक, उसके बाद अधिभोगी रैयत, खूट कट्टी रैयत, फिर अनाधिभोगी रैयत। तो चैप्टर 1 में प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। चैप्टर 2 में काश्तकारों के वर्ग। चैप्टर 3 में क्या है, तो भूधारक, 9 से 15। चैप्टर 4 में क्या है, तो अधिभोगी रैयत। चैप्टर 5 क्या है, खूट कट्टी रैयत। चैप्टर 6 क्या है, अनाधिभोगी रैयत। ठीक है, अब धारा देख लेते हैं, जिसको हम लोग पेज नंबर कह रहे हैं। चैप्टर 1 में 1 से 3, चैप्टर 2 में 4 से 8, चैप्टर 3 में 9 से 15, 9 से 15। चैप्टर 4 में 16 से 36। ठीक है, और चैप्टर 5 में केवल 37, केवल 37। डरिएगा नहीं, धीरे धीरे अपने आप सब याद हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 6 में क्या है, 38 से 42, 38 से 42। ठीक है, तो चैप्टर 1 में प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। धारा बोलेंगे तो 1 से 3। चैप्टर 2 में 4 से 8, काश्तकारों के वर्ग। चैप्टर 3 में बोलेंगे तो 9 से 15, इसमें क्या है, भूधारक। फिर 15 से 36, फिर 37, फिर 38 से 42। ऐसे सिंपल याद कर लीजिए, 1 से 3, 4 से 8, 9 से 15, 16 से 36, फिर 37, फिर 38 से 42, उसके बाद 43। ठीक है, 1 से 3, 4 से 8, 9 से 15, 16 से 36, फिर 37, फिर 38 से 42 और फिर 43। 1 से 3 पहला में यानी कि प्रारंभिक नाम, प्रसार, विशेषता। चैप्टर 2 में काश्तकारों के वर्ग। चैप्टर 3 में भूधारक। चैप्टर 4 में अधिभोगी रैयत। चैप्टर 5 में खूट कट्टी रैयत। चैप्टर 6 में अनाधिभोगी रैयत। और चैप्टर 7 में क्या है, तो अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमि। ठीक है,
वैसी भूमि जो 4 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है, उसके बारे में लिखा हुआ है चैप्टर 7 में। तो अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमियों के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो अध्याय 7 में, जिसके अंदर कितना धारा? तो 43। आज बहुत सारा न्यू वर्ड आ रहा होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आगे सब क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 क्या है? 1 से 3 धारा। चैप्टर 2 4 से 8। चैप्टर 3 में 9 से 15, फिर 16 से 36, फिर 37, फिर 38 से 42। उसके बाद पता होगा 38 से 42 के बाद 43। ठीक है। तो चैप्टर 1 प्रारंभिक नाम प्रसार विशेषता। चैप्टर 2 काश्तकारों के वर्ग। चैप्टर 3 भूधारक। चैप्टर 4 अधिभोगी रैयत। चैप्टर 5 खूट कट्टी रैयत। चैप्टर 6 अनाधिभोगी रैयत। और चैप्टर 7 क्या है? तो अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ। 7 तक याद हो गया। अब आगे देखिए, आगे चैप्टर 8 में है, पता है क्या? पट्टा। याद रखिएगा, चैप्टर 8 में क्या है? पट्टा। ठीक है, जोतों और भूधृतियों का पट्टा और अंतरण। पट्टा से आप लोग समझते होंगे, गांव में एक शब्द आता है बटैया, जिसमें क्या होता है कि खेत किसी दूसरे को देते हैं खेती करने के लिए, और वह खेती करके उसके बदले आपको क्या देता है? अनाज आपको आधा देता है, आधा वह रख लेता है ना। तो यही पट्टा से यही मतलब समझिएगा, बटैया शब्द से मिलता जुलता शब्द है पट्टा। बाकी कल हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है? लगान के बारे में बताया गया। चैप्टर 8 से पट्टा याद रखिएगा, जो भूमि को धारण करते हैं उनके पट्टे के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 8 पट्टा, और चैप्टर 9 में लगान है, और 9 का क में है जो बंजर भूमि है। लगान, लगान के बाद बंजर भूमि। ठीक है, लगान फिर बंजर भूमि। तो पहले पट्टा, फिर लगान, फिर बंजर भूमि। पट्टा पर जो लेता है किसी से खेत, तो क्या करता है? लगान देता है, पैसा देना पड़ता है। तो पट्टा पर लेगा, लगान देगा बंजर भूमि का। ठीक है, पट्टा पर लिया है, लगान देगा, और कौन सा जमीन निकल गया? तो बंजर भूमि। तो पट्टा, लगान, बंजर भूमि। पट्टा, लगान, बंजर भूमि, 3 एक साथ याद रखिएगा। चैप्टर 8, चैप्टर 9 और 9 का क। पट्टा, लगान, बंजर भूमि। चैप्टर 8 में कितना धारा? तो 44 से 51, 44 से 51, फिर 52 से लेके 63। 9 में कितना है? 52 से लेके 63। 8 में कितना है? तो 44 से लेके 51 तक, फिर 52 से लेके 63 तक। 52 से 63 तक कहाँ है? 9 में। और 9 क में कितना है? तो 63 क से लेके 63 ख तक। ठीक है, 63 क से लेकर 63 ख तक बंजर भूमि। तो पट्टा, लगान, पट्टा देना, पट्टा पर लिया है तो लगान देगा, और जमीन कैसा निकल गया? तो बंजर। तो पट्टा, लगान, बंजर भूमि। पट्टा 8 है, लगान 9 है, 9 का में क्या है? बंजर भूमि। 44 से 51, 52 से 63 और 63 क से 63 ख। आगे क्या है? आगे भूस्वामी और काश्तकार के बारे में बताया गया। भूस्वामी और काश्तकार के बारे में। ठीक है, इसके अंदर कौन सा धारा? तो 64 से 75, बहुत ज़्यादा है, 64 से लेके 75 तक 11 है, 11 धारा इसके अंदर है, 64 से लेके 75 तक। इसमें भूस्वामी और काश्तकार के बारे में बताया गया है। अब फिर से एक बार रिपीट कीजिए ऊपर से। क्या रिपीट करेंगे कि चैप्टर 1 क्या है? कि प्रारंभिक नाम प्रसार विशेषता। चैप्टर 2 क्या है? काश्तकारों के वर्ग। चैप्टर 3 क्या है? भूधारक। चैप्टर 4 तो काफ़ी इजी है, अधिभोगी रैयत, फिर खूट कट्टी रैयत, फिर अनाधिभोगी रैयत, यानी कि 4 5 6। उसके बाद अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ। उसके बाद क्या है? पट्टा। पट्टा लेंगे तो लगान देना है, लगान देना, जमीन कैसा निकल गया? तो बंजर। तो पट्टा, लगान और बंजर भूमि 8, 9 और 9 का। आगे क्या है? 10 भूस्वामी और काश्तकार के बारे में बताया गया है 10 में। थोड़ा धारा देख लीजिएगा। तो धारा 1 से 3 है, फिर 4 से 8 है, फिर 9 से 15, उसके बाद 16 से 36, फिर 37, 37 के बाद छठे नंबर में क्या? 38 से 42, 7वें नंबर से 43, 8वें नंबर में 44 से 51, फिर 52 से लेके 63, 63 क से लेके 63 ख तक, 9 क में जो आया था, और फिर 64 से लेके 75 तक। यहाँ तक याद हो गया होगा, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे चैप्टर 11 बहुत ईजी है, रूढ़ि और संविदा। इसमें परंपरा की बात कही गई है, रूढ़ि और संविदा का वर्णन है। ठीक है, चैप्टर 11 क्या है? रूढ़ि और संविदा। और चैप्टर 12 क्या है? तो अधिकार अभिलेख। रूढ़ि और संविदा, फिर अधिकार अभिलेख। ठीक है, जब भी परंपरा की बात होती है तो अधिकार आ जाता है कि मेरा अधिकार रहता था। तो रूढ़ि और संविदा, फिर अधिकार अभिलेख। तो चैप्टर 11 क्या है? रूढ़ि और संविदा। चैप्टर 12 क्या है? अधिकार अभिलेख। चैप्टर 13 क्या है? तो भूमि संबंधी शर्तें, कि भूमि की कुछ शर्त होती
है ना, कुछ अधिकार है, भूमि का कुछ शर्त होता है। तो रूढ़ि और संविदा, अधिकार, अभिलेख, भूमि संबंधी शर्तें, इसके अंदर देखिएगा तो 76 से 79, 76 से लेके 79 तक, फिर 80 से लेके 100 तक, 80 से 100 बहुत ईजी है, 20 है 12 में। अधिकार अभिलेख चैप्टर 12 है जिसमें धारा है 80 से लेके 100, फिर 101 से लेके 117, 101 से लेके 117 तक है किसमें, तो 13 में भूमि संबंधी शर्तें। पहले हम लोग किसमें क्या है इसको याद कर लेते हैं, फिर धारा याद करेंगे। चैप्टर 11 में रूढ़ि संविदा यानी कि परंपरा का बात कहा गया है। चैप्टर 12 में अधिकार अभिलेख, चैप्टर 13 में भूमि संबंधी शर्तें, और चैप्टर 14 में क्या है, भूस्वामियों का विशेष अधिकार, भूस्वामियों का विशेष अधिकार। अभी हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, पहले एक धारा अभी पढ़े थे चैप्टर 10 में, सॉरी एक अध्याय पढ़े थे चैप्टर 10, उसमें क्या पढ़े कि भूस्वामी तथा काश्तकार के बारे में पढ़े, और यहाँ क्या है, भूस्वामियों के विशेष अधिकार। तो याद रखिएगा भूस्वामी और काश्तकार के बारे में कहाँ पढ़े थे, तो चैप्टर 10 में, और भूस्वामियों का विशेष अधिकार चैप्टर 14 है। 13 में भूमि संबंधी शर्तें, 14 में भूस्वामियों के विशेष अधिकार, ठीक है। 11 में रूढ़ि संविदा, 12 में अधिकार अभिलेख, 13 में भूमि संबंधी शर्तें, 4 में भूस्वामियों के विशेष अधिकार। 15 में क्या है, तो अधिकार अभिलेख, खुदकट्टी प्राप्त रैयत, ऐन अभिधारियों, ग्राम मुखिया आदि की बाध्यताएं। मतलब कि रैयत जितने प्रकार के होते हैं, अब जितने भी भूधारक होते हैं, ग्राम मुखिया होते हैं, उनकी क्या क्या बाध्यताएं हैं, यानी रैयत, ग्राम मुखिया की क्या क्या बाध्यताएं हैं, उस बाध्यता के बारे में लिखा गया है 15 में, ठीक है। और बाध्यता के बाद 16 में क्या देखिएगा, न्यायिक प्रक्रिया। जब बाधा आती तो कहाँ, कोर्ट जाना पड़ता है, तो उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रिया। तो 15 में बाध्यताएं, 16 में क्या है, न्यायिक प्रक्रिया। 15 में बाध्यताएं, 16 में न्यायिक प्रक्रिया, उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रिया। 16 का में क्या है कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया। बिहार और उड़ीसा में आप याद रखेंगे, बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया। बिहार उड़ीसा, दो आप वर्ड याद रखेंगे, बिहार उड़ीसा में लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है। तो 16 क में आगे देखिएगा एक बार फिर से, 11 में क्या था, रूढ़ि और संविदा, 12 में क्या था, अधिकार अभिलेख, 13 में क्या है, भूमि संबंधी शर्तें, 14 में क्या है, भूस्वामियों के विशेष अधिकार, 15 में पता है बाध्यताएं, ग्राम मुखिया और रैयत, 16 में क्या है, जब बाध्यता आएगा तो न्याय जाएंगे तो उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रिया, और 17 में क्या है, परिसीमा, है ना, लिमिटेशन, परिसीमा, किसी भी चीज़ का क्या होता है, लिमिटेशन होता है, परिसीमा। आगे है 18 में क्या है, मुंडारी खुदकट्टीदार के विशेष उपबंध, मुंडारी खुदकट्टीदार के बारे में बताया गया है, वो खुदकट्टी रैयत आगे बताए थे, और यहाँ क्या है, मुंडारी खुदकट्टीदार। आगे 19 में क्या है, अनुपूरक उपबंध, आप इसको कह सकते हैं मिसलेनियस, ठीक है, विविध यहाँ कह सकते हैं। तो 19 में क्या होता है, सबसे जब भी हम लोग कोई बुक लेते हैं, मान लीजिए उड़ान का बुक अभी बहुत चर्चा में है, तो आप जैसे उड़ान का बुक खरीदे होंगे, फर्स्ट चैप्टर इंट्रो होगा और सेकेंड जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें विविध लिखा होगा, है ना, जिसमें सब कुछ मिला जुला क्वेश्चन रहता है विविध टाइप से। तो 19 में सबसे अंत में है तो विविध मान लीजिए, और सबसे फर्स्ट में है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसमें परिचय है। तो 19 में क्या है, अनुपूरक उपबंध कह दीजिए विविध है। 18 में क्या है, मुंडारी खुदकट्टीदार, खुदकट्टीदार मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसको खूंट की तरफ से जो अधिकार मिला है, जो वैसा भूधारक जो खूंट की तरफ से उसको जमीन मिला है, ठीक है, खूंट का मतलब वंश होता है। और मुंडारी खुदकट्टीदार मतलब मुंडा जनजाति का वैसा व्यक्ति जो उसको जमीन पर अधिकार मिला है, तो किस कौन सा अधिकार है, उसको खूंट की तरफ से अधिकार मिला, यानी कि अपने वंश की तरफ से। खूंट का मतलब परिवार, वंश होता है, ठीक है, और मुंडा जनजाति शब्द है इसलिए हम मुंडारी खुदकट्टीदार। तो 18 में मुंडारी खुदकट्टीदार, 19 में कह दीजिए विविध है, 17 में लिमिटेशन, परिसीमा। तो 17 में परिसीमा, 18 में मुंडारी खुदकट्टीदार, 19 में विविध, ठीक है। और 16 में क्या था, तो उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रिया। 15 में क्या है, बाध्यताएं। 14 में क्या है, विशेष अधिकार, जब भी किसको विशेष अधिकार मिलता है तो बाध्यता आ जाता है, और बाध्यता आने से हम लोग को न्याय जाना होता है ना। तो विशेष अधिकार, बाध्यता और न्यायिक प्रक्रिया तीनों एक साथ याद हो जाएगा। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 11 में क्या है, रूढ़ि और संविदा। 12 में क्या है, अधिकार अभिलेख। 13 में क्या है, भूमि संबंधी शर्तें। 14 में भूस्वामियों के विशेष अधिकार। विशेष अधिकार मिलने से क्या हुआ, बाध्यता, ग्राम मुखिया रैयत की बाध्यताएं।
उसके बाद आगे क्या हो गया, न्यायिक प्रक्रिया, उपायुक्त की न्यायिक प्रक्रिया। जब विशेष अधिकार मिलने से क्या हुआ, बाध्यता सामने आ गया, और बाध्यता से क्या हुआ, न्यायालय के पास जाना पड़ा, न्यायिक प्रक्रिया है ना। तो पहले विशेष अधिकार, आगे देखिएगा बाध्यताएं, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद आगे देखिएगा परिसीमा, फिर मुंडारी खुटकटीदार के विशेष उपबंध, मुंडारी खुटकटीदार के बारे में बताया गया, फिर लास्ट में विविध है। अब एक बार धारा देख लीजिए, धारा है 76 से 79, यानी 76 से 79, 11 में, 12 में बहुत ईजी है 80 से 100, ठीक है, 20 है इसमें, 13 में 101 से 117, 14 में 118 से 126, 118 से 126, फिर 127 से 134, फिर 135 से 229, ठीक है, और 229 का 16 का है। उसके बाद 230 से लेके 238, और फिर है 239 से लेके 256, और 257 से 271। याद नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से देखिए, लास्ट में देखिएगा 257 से 271, 257 से 271, 257 से 271, उसके पहले 239 से 256, फिर 230 से 238, हम लोग परिसीमा से याद करते हैं, ठीक है, 230 से 238, फिर 39 से 56 और 57 से 71, 230 से 38, फिर 39 से 56 और 57 से 71, 30 से 38, 39 से 56 और 57 से 71, 3 याद हो गया होगा। अब आगे देखिए ऊपर से, ऊपर में क्या है, 76 से 79, 76 से 79, फिर 80 से 100, 80 से 100 किसका है, 12 का, फिर 101 से लेके 117, 13 में 118 से लेके 126, 127 से लेके 134 किसका है, तो 15 का, और 135 से लेके 229, 229 किसका है, 16 का। उसके बाद 230 से 238, 239 से लेके 256, 257 से लेके 271। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग प्रत्येक चैप्टर को काफ़ी डिटेल से देखेंगे, और जितना वर्ड आज नया लगा, जिसके बारे में आज हम नहीं बात की या केवल एक शॉर्ट में बता के छोड़ दिए, उन सारे वर्ड को कल देखेंगे काफ़ी डिटेल से, और प्रत्येक चैप्टर को अच्छे तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो एक बार अच्छे तरीके से पूरा देखिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।